हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण अर्थात रेनाशा, यह एक फ्रेंच वर्ड है। इसका अर्थ होता है फिर से जागना। आज हम इसके अंतर्गत इसके कारण और प्रभाव को जानेंगे। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ फिर से जागना। सीमित अर्थ में रेनाशा शब्द का प्रयोग यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यता के ज्ञान विज्ञान के प्रति फिर से पैदा हुई रुचि के लिए होता है। 14th to 16th सेंचुरी के बीच जो सांस्कृतिक प्रगति दिखाई देती है उसी को हम लोग पुनर्जागरण के रूप में जानते हैं। यूरोपीय इतिहास में पुनर्जागरण एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी मतलब एक युग के खत्म होने की घटना, मध्य युग खत्म होके आधुनिक युग में प्रवेश की घटना। मानव कल्याण, कला एवं स्थापत्य, साहित्य एवं संस्कृति, भौगोलिक अनुसंधान एवं वैज्ञानिक आविष्कार इत्यादि सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण का प्रभाव एवं विशेषताएं नजर आती हैं। पुनर्जागरण के क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण अगर हम देखते हैं तो वो है कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूनानी विद्वान इटली पहुंचे। ये कुस्तुनतुनिया क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल और कुस्तुनतुनिया एक ही जगह को कहते हैं, ठीक है। ये बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। मैंने फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का एक वीडियो अलग से बना के रखा है, आप लोग जाके उसको देख लेंगे। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो यूनानी विद्वान वहाँ रह रहे थे, करीब 200 वर्षों से ये कुस्तुनतुनिया विद्वानों का गढ़ बना हुआ था, ज्ञान का केंद्र बना हुआ था। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद वो सारे विद्वान वहाँ से भाग कर इटली जाते हैं। वो अपने साथ सारे प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। Greek scholars migrated to Italy after fall of Constantinople. कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो गया था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी का पतन हो गया, तो वहाँ से सारे विद्वानों को भागना पड़ा। तो अपने साथ क्या लेके गए? पांडुलिपियों को ले गए, ज्ञान की पांडुलिपि। कार्डिनल बेसाटियोन नाम का एक पादरी खुद 800 पांडुलिपियों के साथ इटली पहुंचा। कॉन्स्टेंटिनोपल पिछले 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन एवं कला का महान केंद्र बना हुआ था। इटली रोमन सभ्यता का देश था। यूनानियों को वहां बसने तथा अपने साहित्य, कला, ज्योतिष और अन्य ज्ञान का प्रसार करने में सहायता मिली, क्योंकि जो इटली वासी थे, रोमन सभ्यता वासी थे, उन लोगों को यूनानियों के ज्ञान विज्ञान की बड़ी रुचि थी उनमें। वो बड़े सम्मान से यूनानियों को देखते थे। तो जब इटली ये लोग पहुंचे तो इनका बड़ा ही स्वागत किया गया। दूसरा कारण है क्रूसेड, होली वॉर, धर्म युद्ध। ईसाइयों के पवित्र तीर्थस्थल जेरूशलम को तुर्कों से मुक्त करने के लिए लंबा युद्ध चला था, जिसे हम क्या कहते हैं? धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रगल वाज वेज टू फ्री द Christian sacred pilgrimage site, Jerusalem, from the Turks. This religious war is known as the Crusades. यूरोप वासियों ने अरबों के संपर्क से काफ़ी कुछ सीखा। जब धर्म युद्ध हो रहा था तो यूरोप वासी अरबों के संपर्क में आए। यूनानी दार्शनिक अरस्तु के ग्रंथ से उनका मुलाकात हुआ, उसकी जानकारी उनको मिली। अरेबिक न्यूमरल्स की जानकारी उनको मिली। हालांकि अरबी अंक अरब वासियों ने भारत से ही सीखा था, इसलिए इसके हिंदू अरेबिक अंक भी कहा जाता है। बीज गणित, अलजेब्रा की भी जानकारी उन्हें अरबों से हुई। कागज़ बनाने की कला की जानकारी उन्हें अरबों से हुई, जो अरबों ने चीन से प्राप्त किया था। इन सब को सीखने से इस बौद्धिक ज्ञान ने उन्हें ईसाई धर्म की संकीर्णता तथा मध्ययुगीन अंधविश्वासों से आज़ाद कर दिया, और उसी के परिणाम स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण संभव हो सका। मुद्रण कला का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, ये भी एक युगांतकारी घटना मानी जाती है।
जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा मुद्रण कला का विकास हुआ था। यह घटना एक बहुत बड़ी परिवर्तन बिंदु मानी जाती है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों का छपना बड़ा ही इजी हो गया, आसान हो गया, सस्ता हो गया। पुस्तकों का प्रसार हुआ और पुस्तकों के प्रसार से शिक्षा आम लोगों तक पहुंची, लोगों को ज्ञान का स्रोत उनके पास पहुंचा। गुटेनबर्ग ने 1460 एडी के आसपास इस प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था और इसके वजह से क्या हुआ, रैपिड स्प्रेड ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, न्यू आइडियाज़, ये सारे बहुत तेज़ी से फैले। नेक्स्ट कारण है प्राचीन यूनानी रोमन सभ्यता का पुनः अध्ययन, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। रोम और यूनान के प्राचीन ग्रंथों, कला और दर्शन में रुचि बढ़ गई थी। मानव केंद्रित विचारधारा अर्थात मानववाद का विकास हुआ। एंशियंट ग्रीक एंड रोमन आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी और साइंस में उनकी फिर से रुचि जगी और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग, ह्यूमनिज्म। बीच में ये इंटरेस्ट कहाँ चला गया, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं विश्व के इतिहास में कि जो एंशियंट विश्व है वह जागा हुआ था, मतलब सुबह सुबह जाग हुई। फिर जो मिडाइवल विश्व है उसमें लोग सो गए और शाम को फिर से जगे। तो यही फिर से जागना और इस चीज़ को फिर से रिकॉल करना, यही क्या कहलाता है, पुनर्जागरण। ठीक है, विश्व के इतिहास में व्यापार का उदय, ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है पुनर्जागरण के उदय में। व्यापारिक केंद्र के रूप में शहरों का उदय हुआ, जैसे ये सारे इटली के शहर मिलान, वेनिस, नेपल्स सब व्यापारिक केंद्र थे। इटली का फ्लोरेंस शहर जो कि पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र बना, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्वान यहीं पहुँचे थे कुस्तुनतुनिया से भागकर। वहीं पर स्ट्रेजो और मेडिसी नाम के दो प्रमुख विद्वान जो बैंक कंपनियों के प्रमुख थे, बहुत बड़े व्यापारी थे और इन्होंने कला और ज्ञान को संरक्षण प्रदान किया। इनके अलावा जितने बड़े बड़े व्यापारी थे, जो समृद्ध व्यापारी थे, उन्होंने कला और ज्ञान का संरक्षक वो बन गए। इस तरह से ये व्यापार के उदय ने पुनर्जागरण के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट कारण है मंगोल साम्राज्य का प्रभाव। मंगोल शासक कुबलई खां का दरबार विद्वानों का केंद्र था। वहाँ पर पोप के दूत, भारतीय बौद्ध भिक्षु, पेरिस, इटली, चीन के दस्तकार, भारत के गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य सभी मौजूद थे। मंगोल के संपर्क से ही यूरोप को कागज़ की जानकारी हुई, कुतुबनुमा की जानकारी हुई, कंपास, मुद्रण कला की जानकारी हुई, बारूद की भी सर्वप्रथम जानकारी मंगोलों के संपर्क से ही यूरोप वासियों को मिली। तो यहाँ पे जब वास्को डी गामा आया तब उसने इस मंगोल खां के दरबार का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया, जिसको पढ़ के यूरोपवासी अवगत हुए इधर के ज्ञान विज्ञान से। पुनर्जागरण का प्रभाव और महत्व, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मानववाद का उदय होता है, मानव को महत्व दिया जाने लगता है, मानव से संबंधित बातें ज़्यादा की जाने लगती है। अब धार्मिक प्रभाव कम होने लगता है, जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास होता है। पहले क्या था, मृत्यु के बाद के लाइफ के बारे में ज़्यादा बात की जाती थी, उसी वो अच्छा हो ये सोचा जाता था। लेकिन अब हम जीते जी अच्छा कैसे सुखी जीवन जी सकते हैं उसके बारे में जिया जाने लगा, सोचा जाने लगा। भौतिकवादी दृष्टिकोण यही होता है कि हम जीते जी सुख सुविधा के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, मध्ययुगीन अंधविश्वासों और संकीर्णताओं से मुक्ति मिली। कला और साहित्य का विकास भी इस काल में देखा जाता है। कला के हर क्षेत्र में मिस्टेक्स लिखा गया है। कला के हर क्षेत्र में पुरानी परंपरा को त्याग कर एक नई और स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। हालांकि अभी भी
जो कलाकार थे उन्होंने धर्म के विषय को नहीं छोड़ा, लेकिन अब एक नई स्वतंत्र शैली, अब उसमें मानवता को, उन तस्वीरों में, उन मूर्तियों में मानवता नज़र आती थी। जैसे आप देख सकते, राफेल ने बनाया जो सिस्टाइन मैडोना का चित्र, वो मूर्ति आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है, सिस्टाइन मैडोना। माइकल एंजेलो, इन्होंने बनाया था सिस्टाइन चैपल की छत में बाइबिल का कथाओं का चित्र, ये भी अमर हो गया है। ये माइकल एंजेलो की बनाई हुई ये कृति अमर है। लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा मोनालिसा का चित्र, जो मानव के भावों को दिखाता है, इसमें ऐसी मुस्कुराहट है जो आज तक विद्वान समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों ऐसी मुस्कुराहट है। उसी प्रकार उनकी पेंटिंग द लास्ट सपर भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पेट्रॉक भी इसी काल के विद्वान हैं। डिवाइन कॉमेडी के जो साहित्य है वो दांते के द्वारा लिखा हुआ, दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने इस साहित्य में बहुत चर्च के ऊपर कमेंट किया है, पोप के ऊपर कमेंट किया है। ये डिवाइन कॉमेडी के द्वारा प्रेज ऑफ फॉली, ये इरास्मस के द्वारा लिखी गई है। इन्हें मानवतावादियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इरास्मस को। एक और भी प्रभाव हम लोग देखते हैं, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना भी इसी काल की एक प्रमुख घटना है। पहले सिर्फ कैथोलिक ही थे। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना मार्टिन लूथर ने जर्मनी में की। इन्होंने जर्मन भाषा में बाइबल का भी अनुवाद किया। इस तरह से स्थानीय भाषा को बल मिला। प्रोटेस्टेंट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कैथोलिक धर्म के विरुद्ध, चर्च के विरुद्ध ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए इनके द्वारा चलाए गए धर्म को प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया। धर्म और राजनीति में पृथकता इसी काल में ये देखा जाता है। टॉमस मूर की यूटोपिया और मैकियावेली की द प्रिंस, ये दोनों राजनीति की पुस्तकें, इनके द्वारा धर्म और राजनीति में पृथकता नज़र आती है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग नज़रिए से देखा जाए, राजनीति को धर्म से दूर किया जाए। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार जीवन के प्रत्येक पहलू, ज्ञान के हर क्षेत्र, कला एवं विविध विधाओं में पुनर्जागरण का महत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यूरोप के इतिहास की यह एक युगांतकारी घटना थी और इसी के साथ यूरोप ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। ठीक है, हमारा आज का प्रश्न है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश या शहर से मानी जाती है? Which country or city is considered the birthplace of the Renaissance? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर भी लेंगे। थैंक यू।